जीए सिंधु देश जीए साईं जीएम सैयद सूर्यामरी सोबगे त दिल जा वाम विसार हणबाला विड़ भाकुरे आड़ी ढाल मठार मथा तेग तरार मार्ग मतारो थिए। आप सब दोस्तों का असां पहिरियां त आऊं सभु पंहिंजे सिंधी भाइरनि खे उन्हनि खे महिरबानी चवां ऐं तव्हां पंहिंजे क़ौमी फ़र्ज़ खे सम्झंदे हिते कुर्ब जा पेर भरिया आहियो, तव्हां सभिनि जी महिरबानी। ऐं उसके साथ जो हमारे बलोच पश्तून अपना गिलगित कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से और अपना दीगर इलाकों से जो भी दोस्त यहाँ पे आए हैं उन सब की मेहरबानी। पहले तो आगाज़ में मैं चाहता हूँ कि सिंध का कौमी तराना पेश करूँ, उसके बाद जो है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सिंधु देश जी धरती तोते मुंहिंजी माता जी जल तोते पंहिंजो सीस निमाया माओ मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया। सिंधु देश जी धरती तोते मुंहिंजी माता जी जल तोते पंहिंजो सीस निमाया माओ मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया। किंजर खां कारूं जर ताईं किंजर खां कारूं जर ताईं किंजर खां कारूं जर ताईं तोखे चश्मन चाया अल्लाह तोखे चश्मन चाया मावो मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया। जियो जियो जी जल जियो जियो जी जल जियो जियो जी जल ओ जियो जियो जी जल जियो जियो जी जल तोखां कीअं लवाया मावो मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया। मैं चेयरमैन जीएसएन फ्रीडम मूवमेंट सोहेल अबड़ो और दीगर साथियों से अर्ज़ करूंगा कि हम आज जो अप्रैल के शहीद हैं हमारे उनको हम भेंटा पेश करना चाहते हैं। सो आके जो है फोटो राहुल कटी बैठा कंवर पाड़ू पातार में भोर भरे आकाश बिनी संदी गालड़ी राजकान दी रास इश्क के शाबाज जे मोहब्बती मेड़िया। एक बार फिर मैं सब दोस्तों का मशकूर हूँ कि वो हमारी साईं जिमसद की वर्सी के मौके पे जो हमने जिन जिन को मदऊ किया वो दिल से आए और हमें मान बख्शा। इसके साथ मैं डॉक्टर अली खान को दावत अर्ज़ देता हूँ, पश्तून रहनुमा हैं जो आके अपने ख्यालों का इजहार करें। और मैं अपनी कौम की तरफ से जेसन की इस 30वीं डेथ एनिवर्सरी पे थोड़ी सी बात मैं रखना चाहता हूँ कि जेम्स सैयद ने सिंधी कौम को जिस तरह उजागर किया और सिंधी कल्चर को और सिंधी नेशन को जिस तरह उजागर किया उसकी सज़ा उसको मिली। 30 साल तक जेम्स सैयद साहब जेल में रहे। उन्होंने अयूब खान के ख़िलाफ़ उन्होंने ज़ियाउल-हक़ के ख़िलाफ़ जो तकलीफ़ें उठाई और वो जेल में थे। एक मुझे ये फ़ख्र है कि जेम्स सैयद साहब आखिरी उम्र में जब जना अस्पताल में एडमिट था तो मैं वहाँ एज ए सर्जन काम कर रहा था, तो मेरी उनसे मुलाकात होती थी। वो इतनी एज के अंदर भी ऐसे डिटरमिन थे छोटी नेशनलिटीज़ के लिए, सिंधों के लिए,
बलोचों के लिए, पश्तूनों के लिए और गिलगित बल्तिस्तानी के लिए, वो एक आमिर के ख़िलाफ़ जो कि वेल ऑर्गेनाइज छोटी कौमों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं कल्चर वाइज और इकनॉमिकली। तो ये सिंध का एक फ़ख्र है और सिंधी कौम बहुत ही खुशनसीब है कि जेम्स साहब जैसी जो है उनको लीडर मिला है और उन्होंने इनको इतना अवेक किया है। मैं जे सिंध फ्रीडम मूवमेंट को सब मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक जलसा अरेंज किया और इंशाल्लाह हम और भी इस किस्म के एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। मैं पश्तूनों की तरफ से दोबारा आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना बड़ा छोटा सा है सही, लेकिन ये ओकेजन आपने किया। जय सिंध, जेम्स जिंदाबाद। तू चओ न कुछां, तू चओ न लुछां, पर तोखां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां। तू कंहिं ख़ामोश कंदे ऐलान हज़ारे मां न लुगो। हाणे अभी मैं दावत खिताब दूंगा मोहतरम सज्जाद राजा साहब को, जो कि चेयरमैन है नेशनल इक्वलिटी पार्टी जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख के। GAGM सैयद, साईं GM सैयद, बहुत शुक्रिया साईं सोहेल अबड़ो और GA सिंध फ्रीडम मूवमेंट के दोस्तों, आपने ये प्रोग्राम रखा और हमारी इज़्ज़त अफजाई भी की। आज जिस मुनासबत से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये हमें मौका मिला है कि हम एक ऐसी नशिस्त में एक ऐसी शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हम यहाँ सारे जमा हुए हैं, जिन्होंने एक तारीख रकम की है। तो उनकी ज़िंदगी के हवाले से उन्होंने जो मशअल राह रोशन की थी, उन्होंने जो शमा रोशन की थी, वो हमें दावत फ़िक्र देती है कि हम भी अपने हालात के बारे में, हम भी आज की जो पाकिस्तान की फस्तायत है, आज का जो पाकिस्तान का जबर है सारी अकवाम के ऊपर, जो अप्रेस नेशन जितनी भी है पाकिस्तानी इलीगल ऑक्यूपेशन में, वो साईं GM सैयद की रोशन की हुई शमा की रोशनी में इन अंधेरों में अपना रास्ता तलाश करें। दोस्तों, साथियों, साईं GM सैयद की ज़िंदगी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, साईं GM सैयद ने 30 साल पाकिस्तान की जेलों में गुजारे, पाकिस्तान की कैद में गुजारे। और जिस वक्त साईं GM सैयद का वसाल हुआ, उस वक्त भी साईं GM सैयद हाउस अरेस्ट में थे, उस वक्त भी वो कैद थे। और इस कैद से उनको निजात उस वक्त मिली जब वो इस दुनिया से चले गए। तो ये पाकिस्तान का जबर है, जो पाकिस्तान की जितनी भी अकवाम हैं, जो जिस तरह 1947 में या 1940s में जो एक माहौल बना था, उसमें GM सैयद खुद भी शरीक थे। एक ज़माना था, एक वक्त था वो, कि उस वक्त ये समझा जाता था कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क के तौर पे शायद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मुसलमान हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा किस्म का मुल्क जो है वो बनेगा और उनकी तामीर और तरक्की का ज़रिया बनेगा। लेकिन साईं GM सैयद को तो पाकिस्तान बनने से शायद पहले ही अंदाज़ा हो गया था, जब उन्होंने मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट, सिंध मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद उन्होंने 1946 में प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग की जब बुनियाद रखी, तो साईं GM सैयद, वहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि साईं GM सैयद को पता चल गया था कि ये जो मुल्क बनने जा रहा है और अंग्रेज़ों की साम्राज्य की जो साजिश है, वो जो हम जो सोच रहे हैं या जो नीयत थी, लोग जो समझते थे, वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर आज भी शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान को दुरुस्त किया जा सकता है या पाकिस्तान का निज़ाम ठीक किया जा सकता है। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा नासूर है, पाकिस्तान एक ऐसा गड़ा है, जहन्नम का गड़ा, जिसमें ये सारी अकवाम, बलोच, सिंधी, पश्तून और जम्मू कश्मीर के अवाम जिसके अंदर जल रहे हैं। जब तक
हम पाकिस्तान से निजात हासिल नहीं कर लेते, हमारी आइंदा नस्लों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो हमें आज में अब सारे दोस्त यहाँ पे बलोच भी मौजूद हैं, पख्तून भी हमारे दोस्त मौजूद हैं, और जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट ने ये प्रोग्राम रखा है, हमारे सिंधी दोस्त भी मौजूद हैं। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान की चक्की के पाटों में पिसने वाली जितनी भी अप्रेस्ड नेशंस हैं, जितनी भी अक़वाम हैं, वो बैरूनी दुनिया में एक मुत्तहिदा महाज कायम करें, एक अलाइंस बनाएं और वो मिल के अपने मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ जदोजहद करें। तो हम बलूचिस्तान में जो आज़ादी की जदोजहद हमारे दोस्त कर रहे हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन्हें, और हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम इस जदोजहद में उनके साथ हैं। सिंधु देश के जो दोस्त पाकिस्तान के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। पख्तूनख्वा के जो दोस्त जदोजहद कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और हम तवक्को करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आज़ादी के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए भी आप इसी जज्बे के साथ हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अगर पाकिस्तानी आइन आपने पढ़ा हो तो आर्टिकल 257 क्लियरली ये कहता है कि जम्मू कश्मीर जब आज़ाद होगा तो ये लोग अपनी मर्जी से फैसला करेंगे कि उन्हें पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखने हैं। और ये फैसला हम कब के कर चुके हैं कि हम किसी भी सूरत में हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ महफूज नहीं है, और ना हम अपनी आइंदा नस्लों के जहन्नम के इस गड्ढे में धकेलेंगे। हम पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में नहीं रह सकते। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और जिन लोगों को ये खुशफहमी थी, बहुत से लोगों को ये खुशफहमी माजी में रही है, अब मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता वो सब की खुशफहमियाँ दूर हो गई हैं। तो दोस्तों साथियों, मिल के जदोजहद करने की ज़रूरत है, मिल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आलमी दुनिया में हमें पाकिस्तान का असल चेहरा इंटरनेशनल फोरम्स पे इस आलमी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का हकीकत में कितना बदनुमा चेहरा है और पाकिस्तान की असल हकीकत क्या है। तो आखिर में मैं अर्ज़ करूँगा, जिस तरह साहिर लुधियानवी ने कहा था, कहीं मिटे हैं जबरो तशद्दुद से क्या, वो फ़लसफ़े के जिला दे गए दमागों को, कोई सिपाही सितम पेशा चूर कर न सकी, बशर की जागी हुई रूह के अय्यागों को, कदम कदम पे लाहू नजराना दे रही है हयात, सिहाइयों से उलझते हुए चरागों को। गाय इनकलाब गाय जी ज़मीन आसमान जी खुली पे ज़बान, कुंड कुंड चौक चौक शहर शहर गोट गोट जी ॾेई उथे जवाब, गाय इनकलाब 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 गाय गाय इनकलाब। दो ॾिन समाज खे लोड साम्राज खे, था को नओ निज़ाम जो चङो चवे अवाम, ही निज़ाम आ ख़राब, इनकलाब इनकलाब गाय गाय इनकलाब। गाय गाय नौजवान जीअं ज़मीन आसमान जी खुली पवे ज़बान, ज़िंदगी उथी चए इनकलाब इनकलाब गाय गाय इनकलाब गाय गाय इनकलाब। जो कि डायरेक्टर हैं वाइस ऑफ सिंध के इमदाद ओडो साहब, मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि आके अपने ख्यालों का इजहार करें और हमारी रहनुमाई करें। हमारे सीनियर हैं पुराने जीएसएन के। जीएसएन जीए मजलूम कौमों का इत्तेहाद। सबसे पहले मैं साईं जीएम सैयद को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी आज हम बरसी मना रहे हैं। और जीएसएन फ्रीडम मूवमेंट जो कि इस प्रोग्राम की मेज़बान हैं, उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मज़लूम कौमों के नुमाइंदों को इकट्ठा किया है, जो कि इस वक्त वहाँ पर जुल्म और जबर का शिकार हैं। क्योंकि जब मुल्क बना था तो सबको सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे। 3 महकमों के सिवा बाकी इख्तियारात जो है वो स्टेट्स को होंगे। 40 की करारदाद, फिर करारदाद मकासद। तो वो सिलसिला हमें ये बताता है कि वो मुल्क
जो काबिज थे पहले, उनके मुफादात के लिए ही बनाया गया, क्योंकि उस वक्त इंडिया में जो अंग्रेज़ फौज थी उसमें 56% पंजाब के लोग थे और वो उनके वफादार थे। उन्होंने अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को मारा था, तो उनको ये पता था कि हम ये मुल्क बना के इनके हवाले करेंगे तो खित्ते में हम जो चाहेंगे वो हम इनके तवस्सुत से करवाएंगे। और ये साबित भी हुआ कि इन्होंने वही किया जो उनको कहा गया। हमारे साथ तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ। जब पाकिस्तान बना तो कराची से 200 स्कूल, सिंधी स्कूल बंद किए गए कि भाई आप उर्दू पढ़ें। उसके बाद फौरी तौर कराची को दारुल हुकूमत बनाया गया और बाहर का वज़ीर आज़म, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी इलाके से नहीं था, लियाकत अली खान को वज़ीर आज़म बना दिया गया। उसने बॉर्डर खोल दिए कि भाई अब इंडिया से लोग आते जाएं। उस वक्त कहते थे वज़ीर आज़म। अयूब खोड़ो सिंध के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम ये लोग नहीं लेंगे। अगर आपको ये लोग लेने भी हैं तो आप बाकी सूबों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन ये उनकी बात तस्लीम नहीं की गई, उसको फिर हटाया गया। फिर इलाही बख्श जो उनका था उसको बिठाया गया, उसके तवस्सुत से फिर लोग आते गए और हमारे जो सिंध के शहर थे उनके ऊपर बाहर के लोगों का कब्जा हुआ। और वही लोग आज तक उसी फौज के कहने पे वहाँ के मुकामी लोगों का कत्लेआम में वो शरीक हैं। 23 साल बांग्लादेश में रहने के बाद भी उन्होंने बंगालियों का फौज के साथ मिलकर कत्लेआम किया। अल शम्स अल बदर तंजीमें बना के उन्होंने 23 साल बंगालियों का जो है नमक खाया बंगाल का, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बंगालियों का कत्लेआम में भरपूर हिस्सा लिया। उसके बाद जब वो मगरबी पाकिस्तान में उस वक्त आए तो उसी वक्त भी उनका किरदार वही रहा और आज तक वही किरदार निभा रहे हैं। इस वक्त जो सिंध के पानी के ऊपर जो डाका लगने वाला है या लग रहा है, उसमें वो खामोश हैं। क्योंकि वो खामोश इसलिए हैं कि उनके जो आका हैं वो उनका मंसूबा है, वो उस मंसूबे में उनके साथ शरीक हैं, तो वो उनको कोई बोलने के लिए जो है वो कोई ज़बान ही नहीं है कि वो बोलें कि भाई ये हम भी सिंध में रहते हैं, हम भी सिंध का नमक खाते हैं, हमें भी जो है वो अपने लोगों के साथ जो है वो शरीक होना चाहिए। उसके बाद फिर 55 में 1 यूनिट बनाया गया। 1 यूनिट बना के सिंध की 32 लाख एकड़ ज़मीन इन फौजियों और गैरों को दी गई। सिंध की नौकरियां गैरों को दी गई। हमने तो पाकिस्तान बनाया था अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि भाई पाकिस्तान बनेगा, जो वहाँ पर कौमें हैं उनकी ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनकी सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनकी तहज़ीब को सकाफ़त मिलेगा और उन लोगों को एजुकेशन में और मुख्तलिफ फील्ड में उनको तरक्की दी जाएगी। लेकिन ये नहीं हुआ, उसके उलट हुआ। तो फिर आप ये तवक्का करें कि भाई हम मुल्क के साथ वफादार रहेंगे। हमने तो एक मुआहदा किया था, हमने तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई हम जो कौमें हैं वो मिल के रहेंगे और एक वफाक हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ उलट हुआ कि वफाक बन गया और बाकी जो सूबे उनको सूबों का दर्जा दिया गया और वो फिर वफाक के मोहताज हो गए। कौमों के वसाइल के ऊपर कब्जा किया गया और वो भी पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पे। जो ये कहे कि भाई ये हमारी चीज़ है, ये बलूचिस्तान का है तो ये हमारी चीज़ है, नहीं, आप गद्दार हैं। आप क्यों क्लेम करते हैं कि ये आपकी है? ये तो पाकिस्तान की है। भाई जब पाकिस्तान की है तो बलूचिस्तान भी तो पाकिस्तान में है।
अगर सिंध का गैस है, तेल है, बाकी चीजें हैं, वो तो सिंध की है ना। आप उनको इग्नोर करके, कब्जा करके, यहां तक कि छोटी छोटी नौकरियां भी आप उनको न दें, तो फिर लोग बगावत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। अंग्रेजों के वक्त में 1945 में पानी का मुआहदा हुआ। उसके बाद पंजाब अपनी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान में अपनी मर्जी के हुक्मरान बिठाता रहा और उनसे पानी के मुआहदात करता रहा, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा पानी मिले। चश्मा झेलम लिंक कैनाल, थल कैनाल। अब इंडिया ने अगर पानी बंद करने की धमकी दी है तो ये सब परेशान हो गए हैं, भाई आपने हमारा भी तो पानी बंद किया हुआ है। इस वक्त भी सिंध की जमीनें, आपने ये जो कैनाल बनाए हैं माजी में, इसकी वजह से 30-35 लाख जमीनें सिंध की गैराबाद हुई हैं। और अब आप जो है वो एक और नहर बना रहे हैं, उसी से तो बाकी जो हमारी जमीनें हैं वो सारी गैराबाद हो जाएंगी। तो फिर कौन इस मुल्क की हिमायत करेगा? कौन कहेगा कि भाई आप तो ये जो है लोगों का जो है ना, जो उनका खाना है वो आप छीन रहे हैं। पानी तो जिंदगी है, पानी तो हमारी जो है वो इंतहाई सख्त जरूरत है। अगर वो आप हमसे छीनेंगे तो पानी सिंध को नहीं मिलेगा, सिंध से पानी बलूचिस्तान नहीं जाएगा, ये तो मुतासिर सिर्फ सिंध तो नहीं होगा। तो बात यह है कि इस वक्त जो मजलूम कौमें हैं उनका एक बैकग्राउंड है। उन्होंने अपने वजूद की बका के लिए हजारों सालों से जंगें लड़ी हैं। अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये जो शहीद हैं हमारे, जैसे भाई ने कहा कि हजारों की तादाद में है, क्योंकि मारने वाले को ये एहसास नहीं है कि भाई ये कौन है। बात तो इस्लाम की करते हैं, लेकिन 30 लाख बंगाली मुसलमान मार दिए। और यहां पर जो ये उन्होंने बलूचिस्तान में किया है, सिंध में कर रहे हैं, पख्तूनों के साथ जो ये कर रहे हैं, मैं तो ये समझता हूं कि पख्तून जो थे एक खुशहाल खिता था। जब मुल्क बना था, सयाहत के लिए लोग आते थे, वहां पर उनके अपने वसाइल थे, वो अपने वसाइल के मालिक थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद फौजी हुक्मरानों ने वहां पर जो है वो अफगानिस्तान में मदाखलत की और फिर वहां से हीरोइन और क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान को मुतारिफ करवाया। वहां तो अब कितने लोग मारे गए। तो सवाल यह है कि ये एक लंबी कहानी है। अब ये कोई ये तवक्को न रखे कि पाकिस्तान को हम हिमायत करेंगे उसकी। बहुत वक्त गुजर गया, अब वही लोग पाकिस्तान की हिमायत करते हैं जो मुराद याफ्ता है, जिनसे पाकिस्तान से फायदे मिल रहे हैं। वो एक मखसूस तबका है। हम तब पाकिस्तान हमने बनाया, सिर्फ पाकिस्तान बनाया बंगाल और सिंध ने। बाकियों को बलोचों से कहा कि भाई हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन कलात के ऊपर चढ़ दौड़े। जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किया गया। सरहद में जो रेफरेंडम कराया गया कि भाई वहां पर मुसलमान और कुफर का वोट है, अगर आप पाकिस्तान को वोट करेंगे तो इस्लाम को वोट करेंगे। तो भाई आम लोगों के जहन में तो वो इस्लाम का जो है ना वही था, तो उन्होंने जो है वो इस्लाम को वोट कर दिया। तो बड़ी बड़ी ज्यादती हुई हमारी कौमों के साथ। हम सब एक हैं। इंडस रिवर पे रहने वाली कौमें जो हैं वो हम सब एक हैं। हमारी तहजीब एक है और हमारे आपस में रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे रहे हैं सदियों से, हजारों सालों से। हमने कभी किसी के ऊपर, न हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया है, न हमने किसी का हक जो है वो मारा है। इस वक्त जरूरत है कि हम एक साथ मिलके अपने जो दुश्मन है उसके साथ जो है वो मुकाबला करें और अपने हकूक हासिल करें। अगर ये आज नहीं करेंगे तो हमारी नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। हम अपनी नस्लों की बका के लिए हमें लड़ना होगा, नहीं तो जो सूरत हाल बनाते जा रहे हैं उससे जो हालात पैदा होंगे वो ऐसे संगीन होंगे कि जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। आए दिन ये चीजें लेते जा रहे हैं
गैस लेते जा रहे हैं, बाकी चीज़ें लेते जा रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। मुल्क के वसाइल को बाहर की दुनिया के कारोबारी लोगों को और बाहर के मुल्कों को भेजते जा रहे हैं। आपकी सिंध की ज़मीनें ग्रीन पाकिस्तान के नाम पे बाहर के लोगों को दे रहे हैं। सिंध के हारी बेचारे भूख मर रहे हैं, आप उनको दें ना ज़मीनें, उनको ज़मीनें दें, उनको जो है वो आप सहूलतें दें, तो वो हकदार है ना, उस ज़मीन के मालिक तो वही है। लेकिन नहीं, आप उनसे ज़मीनें छीन के बाहर के लोगों को देंगे क्योंकि आपको वहां से पैसे मिलेंगे, आप शुरू से बेचते आए हैं। तो बहरहाल मैं इस वक्त, मेरे लिए ये बड़ा खुशी का मुकाम है कि हम जो है वो सब मजलूम इकट्ठे हुए हैं और ये इस बात का सबूत है कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। जिस तरह वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं और मार रहे हैं, मरने से बेहतर है कि लड़ते हुए मरें, तो कम से कम ये तो होगा कि हमारा इस जगह पे हमारी भी तो तस्वीर होगी, हम भी तो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। तो इस अल्फाज से मैं समझता हूँ कि चीज़ें तो बहुत सारी हैं। मैं फिर भी आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब आए हैं और खुसूसन सोहेल अब्रो साहब का और उनकी टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे अपनी दिल की बात कर सकूं। बहरहाल हमारा जो है ये 12 साल से रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन और वेब टीवी यहाँ से हम चला रहे हैं और ये वो ऑर्गन है जो सिंध की, बलूचिस्तान की, या जो हमारे तक खबरें पहुँचती हैं जहाँ से भी, वो हम एज इट इज़ पेश करते हैं। और हुक्मरान जो है वो बड़े ख़ाइफ हैं कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। और यहाँ लंदन में भी हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो भी दोस्तों को पता है कि भाई आप ये बंद करें। क्यों बंद करें? आपको जो करना है करें। हमारे साथी जो हैं, मेरा साथी शहीद नज़ीर अब्बासी, मैं सिंध नेशनल स्टूडेंट का फेडरेशन का सदर था, नज़ीर अब्बासी मेरा जनरल सेक्रेटरी था। भाई हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं ना, हम तो वो काम कर रहे हैं जो हमारे साथी करते गए हैं। बशीर खान कुरैशी है, दूसरे दोस्त हैं, लंबी हमारी तारीख है कुर्बानियों की। लेकिन हम शहीद होने के लिए नहीं पैदा हुए, हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। हम लड़ेंगे अपने हकूक़ के लिए, हर सूरत में लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं लड़ेंगे तो वो मारेंगे हमें। तो इससे बेहतर है कि हम सब अक़वाम मिल के कोई ऐसा इत्तेहाद बनाएं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ से हम जदोजहद करें। अब वो वक्त नहीं है कि 30 लाख बंगाली मार दिए तो ये हमें भी ऐसा करेंगे, नहीं। ये बड़े बुज़दिल हैं। 1 लाख फौजी अगर लड़ते तो पता नहीं कहाँ तक ये जंग लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पतलूनें उतार दी। ये लड़ने वाले नहीं हैं, ये हमारे ऊपर जो है वो मारने के लिए तान देते हैं, घरों में घुस जाते हैं, हमारी औरतों की जो है वो तकद्दुस और घरों का वो पामाल करते हैं। बात यह है कि हमें हिम्मत करनी है। जो हमारे सामने दुश्मन है वो कमज़ोर है, अगर हम हिम्मत करेंगे तो उसका कोई वजूद हमारे सामने नहीं ठहर सकता। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। वाहिद एक सिंध की आवाज़ है। हमारे सिंधी चैनल तो कल परसों की बात है, वो भी 2-4 चैनल हैं, उनकी आवाज़ महदूद होती है, वो हुकूमती और रियासती अंदाज पे उसके स्टाइल पे चलते हैं, तो कुछ ले दे के बहरहाल काम चलता है। तो वाहिद साईं इमदाद ओडो साहब जो हैं, ये हमारी आवाज़ जो है, वहाँ पे सिंध में जो भी तहरीक चलती थी, हम यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, वहाँ पे हम पे लाठी चार्ज होती थी, कभी हम धरने में बैठते थे, या मुख्तलिफ जगहों पे जो भी भूख हड़ताल या हंगर स्ट्राइक वगैरह जो भी कुछ हुआ करता था, तो उसकी खबरें हमें वॉइस ऑफ सिंध पे मिलती थी, वो फेसबुक पेज पे, और कहीं पे भी नहीं मिलती थी। सो इनकी जो कुर्बानियाँ हैं कि हमारी आवाज़ को मतलब आलम अक़वाम तक पहुँचाना और हर एक बंदे को ये बावर करवाना कि भाई हमारे यहाँ भी एक तहरीक ज़िंदा है, हमारे भी लोग हैं, और उनका भी जो है मामला उन पे भी नज़र धरें और उनको भी देखें कि वो भी जुल्म के उस साए के तले चल रहे हैं। सो इनकी हम पे बहुत मेहरबानियाँ हैं और सिंधी कौम के लिए और सिंधु देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, उनको हम सराहते हैं।
अब मैं GSM के सीनियर रहनुमा हैं जो कि खुद टार्चर सेलों से गुजर के जो है आजकल जर्मनी में रहायश पजीर हैं। आज हमारे यहाँ हमने उनको मदऊ किया, उनकी मेहरबानी है कि आए हैं। सो अली नुनारी साहब को जो है मैं गुजारिश करूँगा कि आके अपने ख्यालों का इजहार करें। सो अचो सूरन वारियूं करियूं सूर प्रचार किन घणा किन थोड़ा ना हिन सूरन धार। सो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा GSM फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सुहेल अबड़ो के और जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिन्होंने ये एक शानदार प्रोग्राम अरेंज किया, जिसमें हम ना सिर्फ हमारे जो फाउंडर हैं साईं GM साहब की जो वर्सी है उनके हवाले से ना हम उनको एक भेंटा पेश करेंगे, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, बट उसके साथ साथ जितने भी हमारे शोधा हैं, ना सिर्फ हमारे जो सिंधु देश फ्रीडम मूवमेंट का मकसद तो ये पार्टी का नाम है, लेकिन जब हम इज्तिमाई तौर पर करते हैं फ्रीडम मूवमेंट तो ना सिर्फ हम उन अपने शोधा को जो है वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ जितने भी मजलूम इक़वाम के जो शोधा हैं और जितने भी मिसिंग पर्सन हैं, बलोच हैं, सिंधी, पश्तून, हम उनको भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं। I have already been forcefully enforced by the state of Pakistan, and I can see how they treat. तो आई होप दैट कि हम सब हिंदी समझ सकते हैं, तो उसी में अच्छा रहेगा कि कंटिन्यू करें। तो किस तरह से वो हम जो है जो पॉलिटिकल वर्कर जो हम अपने राइट्स की मूवमेंट्स की जो बात यानी कि मूवमेंट्स में जो हम बात करते हैं, किस तरह से वो कैप्चर करके, और जिस तरह से किसी जंग में आप किसी फौजी दुश्मन फौज के बंदे को आप पकड़ लेते हैं तो किस तरह से यानी कि वो टार्चर करते हैं, तो वो स्टोरी फिर हम कभी दूसरी मरतबा कभी हम उनसे डिटेल पे बात भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे साईं GM साहब ने जो हमें ये राह दिखाई, हालांकि वही थे यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यानी कि वही हमारे सिंध के एक ये यूँ समझ लें कि मुफक्किर और थिंकर हैं जिन्होंने अपने 14 साल की यानी कि एज से जो है वो अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू की। उस पर भी बहुत कुछ यानी कि मौजूद है इंटरनेट पे, हम उनको गूगल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी ये शोधा हैं आप ये देख सकते हैं, मैं इन सब के साथ मैंने काम किया, हम हिस्से में रहे। तो ये हमारे जितने भी यानी कि शहीद हैं, तो आप तो सिर्फ उनको यानी कि लफ्ज़ों से आप सिर्फ ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं, लेकिन जो हमने स्ट्रगल किए साथ में, हमने साथ में यानी कि वो सफ़र किया है, तो हमें कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ है कि किस तरह से यानी कि एक हमारे दोस्त हमसे बिछड़ गए, तो हम भी आज उसी राह पे हैं और उन्हीं के ही मिशन को जो है आगे बढ़ाए हुए हैं। चाहे ना सिर्फ इधर हम इंटरनेशनली तौर पे, लेकिन मासेस में भी जो भी साथी जितनी भी हमारी फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन है वर्क करती हैं, तो वो सब इन्हीं शहीदों के और जो हमारे जो मिसिंग पर्सन हैं उन्हीं के मिशन को हम जो है वो आगे यानी कि बढ़ा रहे हैं। और जितने जब भी जो भी हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो भी हमें यानी कि कैपेसिटी है हमारी, जहाँ जहाँ पर भी हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं, हम अपने वतन की आज़ादी की बात करेंगे। हम जहाँ पॉलिटिकल कोई मास मोबिलाइजेशन कर सकते हैं तो वो करेंगे और कर भी रहे हैं, और जहाँ जहाँ लड़ने की ज़रूरत पेश आई तो वो भी हम करेंगे। क्यों कि जो आज़ादी की जो तहरीकें होती हैं वो यानी कि दुश्मन के साथ डायलॉग नहीं होते। दुश्मन अगर ताकतवर हो तो फिर वो ताकत की लैंग्वेज समझता है, वो ये नहीं देखता कि भाई आप यानी कि इतना कोई हाथी हो ताकतवर हो, वो आपको कुचलना चाह रहा है, तो आप उसको यानी कि जिस तरह से हम भैंस बकरी को कोई वो डाल के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस तरह से नहीं, हाथी को कंट्रोल करने के लिए फिर आपको उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो बदमस्त पाकिस्तानी स्टेट रियासत है, ये ना सिर्फ हम सिंधियों और बलोचों और पश्तूनों, जितने भी हम सिंध इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो मैं इससे ये कहूँगा कि हम भले अपने शनाख्ती तौर पर बलो सिंधी पश्तून हैं, लेकिन बीइंग अ सिविलाइजेशन कराची कश्मीर से लेकर लद्दाख तक पूरा का पूरा बड़े सगीर हिंदुस्तान, ये सारा का सारा इंडस है। द वर्ड इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम द इंडस रिवर। तो जितनी इंडस रिवर जो है वो हम सिंधियों के लिए मुकद्दस है, आप सब लोगों के लिए भी उतनी मुकद्दस है, भारत के लिए भी ही उतनी मुकद्दस है। तो भारत ने जो भी यानी कि विड्राज दिया है रिसेंटली, जो हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने जब ये पानी का मुआहदा अभी मुअत्तल किया है इंडस ट्रीटी को, तो यकीनन ये अभी इनकी जब यानी कि पूछ पे लात आई है, तो ये यकीनन इधर उधर भाग दौड़ करेंगे, इंटरनेशनल अदालत में भी जाएंगे, इंटरनेशनल जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर भी जाएंगे, लेकिन वहां जब जाएंगे तो भारत उनको चेहरा सिंध का दिखाएगा
कि भाई आप कह रहे हो कि हम लोअर रिपेरियन है, आपने हमारा पानी कब्जा किया, तो वो सिंध के लोग कौन है? वो भी तो लोअर रिपेरियन है ना, और हम तो हजारों सालों से रह रहे हैं। तो ये एक पानी का मसला है। तो ये छोटी छोटी जितने भी मसाइल हैं, शहादत के मसाइल हैं, या जैसे जो हमारे लोग गिरफ्तार हैं, या तंजीमों पर पाबंदियां हैं, पानी का मसला है, तो ये सारे जितने भी छोटे छोटे ये मसाइल हैं, इन सब मसाइल की जड़ जो है वो है गुलामी। कि पंजाब ने हमें अपनी ताकत के बुनियाद पर एक गुलाम बनाया हुआ है, हमारे वसाइल लूट रहा है, और जब हम कोई बात करते हैं तो हमारे लोगों को यानी कि वो उठा के मार देते हैं, मिसिंग कर देते हैं, तंजीमों पर पाबंदियां लगा देते हैं। तो ये जितने भी आप शहीद देख रहे हैं, हमने इनके साथ काम किया है। ना सिर्फ इनको शहीद किया गया ताकि हमारी यानी कि तंजीम तहरीक को वो यानी कि ना सिर्फ रोक सकें, लेकिन एक हमारे मुआशरे में एक खौफ फैला सकें कि भाई अगर आप कदम उठाओगे तो हम आपका भी यही असर करेंगे। लेकिन हम अभी जिंदा हैं, मैं उन टॉर्चर सोलों से अभी बच के आया हूँ, तो यानी कि निकल के, तो अभी इन्हीं शहीदों के यानी कि रूप में मैं दोबारा ना सिर्फ उसी स्पिरिट से, उसी यानी कि जज्बे से ना सिर्फ यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मासिस में भी मैंने काम किया, लेकिन जब यानी कि यकीनन जब आप एक्सपोज हो जाते हो तो फिर दूसरे आपके पास कोई यानी कि ऑप्शन नहीं होता, या तो फिर अंडरग्राउंड होकर गोरिल्ला वारफेयर करें, या अगर आपको ऑप्शन होता है तो आप अपना दर्द लेके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो इसी तरह से आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पहले मैंने जो शाह साईं का जो वो शेर पढ़ा था, अचो सूरन वारियों करियों सूर प्रचार, इसका मकसद यही है। शाह लतीफ जो हमारे बड़े यानी कि फिलोसोफर और राइटर जो पोएट हैं, उसका मकसद, उन्होंने ये लाइन का मकसद ये है कि अचो सूरन वारियों करियों सूर प्रचार, यानी कि हम जितने भी यहाँ मजलूम इक़वाम बैठे हुए हैं, सिंधी, बलोच, पश्तून, हम सबका दर्द अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड वो इस तरह से है कि हमारा दुश्मन जो है वो कॉमन है। जब तक हम यानी कि डिवाइडेड रहेंगे तो वो दुश्मन यानी कि वो मजबूत और ताकतवर रहेगा, लेकिन जब हम आपस में इकट्ठा हो गए तो वो फिर जो है वो यानी कि तोड़ना शुरू हो जाएगा। तो यकीनन भले हम चाहे आजाद बलूचिस्तान की जदोजहद कर रहे हों, या हम आजाद सिंधु देश की कर रहे हों, या चाहे गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर की आजादी की जदोजहद हो, यकीनन जब हम आजाद होंगे तो उसके बाद भी तो हमें यानी कि अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए ना। ये तो नहीं है कि अगर आजाद बलूचिस्तान हो गया, सिंधु देश हो गया, कश्मीर हो गया, तो क्या हम आपस में कोई हम आपस में कोई यानी कि इकोनॉमिकल, कल्चरल, कोई भी क्या हम आपस में राब्ते नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। तो इसी वजह से ये जो एक यानी कि एक गुलदस्ता एक बना है मजलूम कौमों का, तो उम्मीद है कि फ्यूचर में जिस तरह से हम यानी कि स्ट्रगल हमारी मजबूत होती जाएगी, जितना जितना हम ज्वाइंट होके काम करेंगे, चाहे हम मासेस में करें, चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे करें, तो वो यानी कि एक मुस्तकबिल में, फ्यूचर में अगर हमें आज़ादी मिल भी जाती है तो उसके लिए भी हमें फ्यूचर में यकीनन कोई ना कोई, जिस तरह से सार्क का एक बना हुआ है जिसमें हिंदुस्तान और जितने भी साउथ एशियन मुल्क हैं, तो फ्यूचर में अगर हम आज़ाद बन सकते हैं तो बिल्कुल भारत को हम अब अपने से दूर नहीं समझते, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, और हम जो है वो कॉमन और सेम यानी कि हिस्ट्री, कल्चर शेयर करते हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि हिंद और सिंध, हम लफ्ज अभी तक यूज करते हैं हिंद और सिंध, क्योंकि दे वर द ट्विन सिस्टर कंट्रीज। इवन अभी हम जहां जितने भी इलाकों के लोग बैठे हुए हैं, मुमकिन हो कि आज से 1000-2000 साल पहले उनका नाम भी ना हो, लेकिन फिर भी हम इसको कोई डिनाई नहीं करते कि भाई आप बलोच नहीं हो, आप पश्तू नहीं हो, आप सब सिंधी हो। नहीं, यकीनन हम सब इंडस वैली सिविलाइजेशन की नेशन है, कल्चर है, और फ्यूचर में जब हम आज़ाद होंगे तो उसी को ही हम फ्यूचर में भारत के साथ भी मिलके, और दूसरे जितने भी हमारी यानी कि बांग्लादेश है, या अगर पंजाब को भी यानी कि 10-12 करोड़ की आबादी, हम उनको भी तो धकेल नहीं सकते। हम आपस में मजलूम इक़वाम यानी कि जब हम इताअत करेंगे, आज़ादी लेंगे, तो उसको हम गले में पट्टी रख सकते हैं कि भाई अब तुम किसी को छेड़छाड़ नहीं, आपने बलूचिस्तान के जो राइट्स हैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, आपने जो है हमारे सिंध का पानी नहीं रोकना है, आपने जो है पश्तून इसका में मजहब के नाम पे दहशतगर्दी नहीं करनी है। क्यों? जब हम आज़ाद होंगे तो उसको भी हम एक यानी कि एक जो सारक जो हमारे यानी कि सारी की तरह का एक तरह का जो हमारा मजलूम जितनी भी इक़वाम है, आज़ादी के बाद हम जो इत्तेहाद बनाएंगे, तो उसी इत्तेहाद के जिस तरह से यूरोपियन यूनियन पूरा बना हुआ है, कितने ताकतवर मुल्क है, फ्रांस है, जर्मनी है, क्या उन्होंने कभी कोई इटली पे, स्विट्जरलैंड पे कोई कब्जा किया? नहीं किया। तो इस तरह से हम पूरे जितने भी साउथ एशियन मुल्क हैं, नेशंस हैं, आज़ादी के बाद यकीनन फिर भी हम मिल बैठेंगे, आपस में हम बात करेंगे और कारोबार करेंगे, साथ में आएंगे जाएंगे। तो यकीनन क्यों ना अब से ही हम उस माहौल को परवान चढ़ाएं
कि ये भी नहीं हो कि अगर मैं आज़ाद हो गया तो भाई मैं बलूचिस्तान के किसी इलाके पे कब्जा करूंगा या कोई पश्तूनिस्ट आ गया, या अगर बलूचिस्तान हमसे पहले आज़ाद हो गया तो नहीं, ऐसा ना अभी हम पाकिस्तान को होने दे रहे हैं। पंजाबी फाशिज्म कितनी ताकत है, ना हम बाद में होने देंगे। अगर इस तरह से कोई करता है तो हम मिलजुल के सब जो है फिर हम उसकी यानी कि रास्ता रोक करेंगे, ताकि जो है फ्यूचर में इस तरह का कोई पंजाबी साम्राज्य हमारी दरमियान में कोई दूसरा ना निकल आए, जिसे हम वो कहते हैं कि यानी कि वो जो तौसीए पसंदी जिसे कहते हैं कि भाई आज़ाद होने के बाद दूसरे के वसाइल और शहरों पे कब्जा करो, ऐसा नहीं। हाँ, आज़ादी के बाद ये भी हो सकता है, आप यहाँ पर अभी यूके में बैठे हैं, यूके में आप ही के साथ आयरलैंड भी है और स्कॉटलैंड भी है। मैं इसी हफ्ते स्कॉटलैंड के उसके टूर पे भी गया था, उसके पार्लियामेंट पे, तो आप देखो तो वो भी यानी कि यूके में है, लेकिन फिर भी उनकी आज़ाद पॉलिसियां हैं। सिर्फ 3 जो खाते हैं, जैसे इमिग्रेशन हो गया, डिफेंस हो गया और जो करेंसी है, ये कुछ जो है वो स्कॉटलैंड के पास है, बाकी बहुत सारे इख्तियार जो हैं वो उनके पास है। तो करेंसी भी उनकी अपनी है, स्कॉटलैंड की अपनी अलग करेंसी है। हाँ, पाउंड अभी तो मैं यहाँ से यानी कि पाउंड यूज करके आऊँ, लेकिन एज ए यूनाइटेड किंगडम में। तो इसी तरह से यह है कि जिस तरह से भाई ने कहा कि हमें साथ मिलजुल के रहना चाहिए, बचाना चाहिए, तो भाई ये हमारे जो बुजुर्गों ने ये सारी जदोजहद की थी मिलजुल के, तो वो भी कोई पाकिस्तान के लिए नहीं थी। और आपने लफ्ज फेडरेशन का यूज किया, तो हमने कोई फेडरेशन भी नहीं ज्वाइन की थी। साइंट जेम्स से तो 1943 में ही उनसे अलग हो गए थे, क्योंकि वो उस एग्रीमेंट पे नहीं आ रहे थे। वो थी एक कन्फेडरेशन, और उसमें लफ्ज जो था वो स्टेट्स का था कि जितने भी इकवाम है, चाहे वो यानी कि उसमें लफ्ज ये इस्तेमाल हुआ कि मुस्लिम जो मेजोरिटी स्टेट्स हैं उनको आज़ादी दी जाए विद इन यूनाइटेड इंडिया में। लेकिन फिर बाद में जितने भी ये लियाकत अली खान या जितने भी दूसरे उनके साथ आसपास कायदिज़म के थे, या जितने भी अंग्रेजों के पट्टो थे, उन्होंने उस स्टेट्स को जो है स्टेट कर दिया। तो हमने ना पाकिस्तानी स्टेट ज्वाइन की, ना हमारे बुजुर्गों ने, ना कोई फेडरेशन ज्वाइन की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फेडरेशन एंड द कन्फेडरेशन। तो हम अब इस पे यानी कि बहस नहीं कर रहे कि क्या माजी में हुआ क्या नहीं हुआ। हम सब तजुर्बे कर चुके, अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ हम मजलूम इक़वाम के हुकूक को जो है कुचला है, एक्सप्लॉइट किया है, लेकिन जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, भारत है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया, यूरोप उसके साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका इसके साथ खड़ा है, ये सारे आइसोलेटेड बैठे हैं। इस पाकिस्तान पंजाबी जो यानी कि जो मेंटलिटी है, ये जो फाशिस्ट हैं, उनकी वजह से जो दूसरी दुनिया है वो हमसे भी कटी हुई है। लेकिन जब हम आज़ाद होंगे तो यकीनन हम भारत के साथ भी इताअत करेंगे, हम यूरोप के साथ भी करेंगे, जितने भी हम आज़ाद होंगे ना, फिर हमारी मर्जी है कि भाई हम भारत के साथ यानी कि फ्यूचर में राब्ते करें अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, या हम चाइना से करें या अमेरिका से करें या रशिया से करें, वो हमारा अपना मसला है। लेकिन अब हम जितने भी मजलूम इक़वाम हैं वो सारा का सारा जो है पंजाब बाहर बैठा हुआ है, यानी कि वो जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट थिंक टैंक जो बैठी हुई है, वो सारी की सारी यानी कि वो कहती है कि भाई पाकिस्तान सब हमारा है, अब हमसे डील करो। तो वो कभी चाइना के साथ कर रहा है, कभी वो अमेरिका के साथ कर रहा है, कभी किसके साथ। तो हम कहते हैं कि भाई हम जब आज़ाद होंगे तो हम अपने हुकूक जो है, अपनी जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, जितनी भी हमारी इकोनॉमी है, कल्चर है, टूरिज्म है, जो भी है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। लास्ट बात आखिर में ये मैं कह के ख़त्म करूंगा कि यकीनन कराची यानी कि जो सिंध है वो मोस्ट पॉपुलेटेड, अभी तक भी हम सिर्फ सिंधी नहीं, वहाँ पर बलोच भी रहते हैं, पश्तून भी रहते हैं, कराची में कश्मीरी भी रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग भी रहते हैं। तो अभी तक हम उन इंटीग्रेशन का वो फार्मूला जो यूरोप में हो रहा है, मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन, मैं भी जर्मनी में रहता हूँ, मुझे वहाँ की नेशनलिटी तब तक नहीं मिलती जब मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, जब मैं कोई इकोनॉमी में उनके पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं जॉब करके टैक्स नहीं पे करता, तब तक वो नेशनलिटी के आपको हुकूक नहीं मिलते। तो हम आज़ादी के बाद आपको भी यकीन दिलाते हैं, चाहे वो हमारी सिंध में, कराची, हैदराबाद में, या जितने भी शहर में, देहात में, चाहे वो यानी कि बलोच स्पीकिंग रहते हों, कश्मीरी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या पश्तून जो ट्रांसपोर्ट का और रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, तो ये नहीं है कि हम सबको धिकेलेंगे, नहीं, फिर उन पर हमारी आज़ादी का जो ये वो कानून लागू होगा कि आप यहाँ रहें, आप कमाएं, आप लैंग्वेज सीखें, आप हमारी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करें, आप इंटीग्रेट हों हमारे सिस्टम में, सोसाइटी में, आपको हम सिंधी नेशनलिटी देंगे। तो ये नहीं है कि अगर हम आज़ाद हो गए तो किसी को कोई खतरा है कि भाई ये तो हम सबको निकाल देंगे, हम सबको भाग, ऐसा कोई बात नहीं है। हम जो अभी यहाँ सब आप महज़ब मुआशरे में रह रहे हैं, यहीं के जो कानून है वो हम आज़ादी के बाद अपने मुल्कों पे, अपनी रियासतों पे भी लागू करेंगे। तो इसी वजह से मैं आखिरी बात कह के यानी कि अपनी जगह लूँगा, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, फिर किसी मौके पर हम बात भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, हमारी पढ़ भी सकते हैं एक दूसरे को, कि यह है कि ये अभी वक्त है कि पाकिस्तान अभी कमज़ोर हो चुका है। आपने अभी रिसेंटली देखिए कि सिंध में एक तहरीक उठी है
यानी कि दरिया बचाओ तहरीक की। तो वो दरिया बचाओ तहरीक जो है वो सिर्फ हमारे सिंधियों की नहीं है, वो पूरा का पूरा हमारा जो कल्चर है उससे हिंदुस्तान भी पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। अगर वो सिंधु रिवर डेड हो गई तो हमारी वो पूरी की पूरी जो शनाख्त है वो सारी डेड हो जाएगी। उससे यकीनन आपकी जो कश्मीरी जो शनाख्त है, आपकी पश्तून शनाख्त है, हम सब इंडस रिवर के लोग हैं, उसी का पानी पीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि हम इंडस रिवर का पानी पीते हैं तो हम पाकिस्तानी गुलामी में रहेंगे, नहीं। हम अपने आज़ादी अपने अपने सरहदों के अंदर हम आज़ाद रहेंगे, अपनी यानी कि बनाएंगे अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है साथ में रहने के, साथ में कारोबार करने के, जिस तरह से यूरोप रह रहा है तो हम रहेंगे। पूरी एक यूरोप में एक, जैसे मैं जर्मनी में रहता हूँ, राइनमैन एक दरिया है जो कितने मुल्कों से बहता हुआ कहीं पर वो नीदरलैंड में जाके वो यानी कि समंदर से जाके मिलता है। किसी को कोई तकलीफ नहीं, आप अभी भी चाहें पूरे जहां जहां से वो दरिया गुजरता है वो सारे खुशहाल हैं, उनके खेत भरे भरे हैं, वहां पर वो क्रूज चल रहे हैं, टूरिज्म के क्रूज चल रहे हैं, लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो उधर चल रही है। इन लोगों ने डैम बना के अपने सिर्फ एक यानी कि पंजाबी जो माइंड सेट है, फाशिज्म है जो उन्होंने यानी कि मेंटलिटी है, उसको यानी कि सिर्फ वो विदिन हमारे जो यानी कि जो साउथ एशियन रीजन है हमारा बड़े सगीर जिसे कहें, वो अपने आप को यानी कि एक मिनी यानी कि वो डिक्टेटर या कोई उत्तम या आला नस्ल का वो जाहिर करने के लिए अपने इलाकों को, शहरों को डेवलप कर रहा है। हमें भी उससे कोई एतराज नहीं है, भले करें, लेकिन दूसरे के हुकूक, दूसरे के मिनरल्स, दूसरे के इकोनॉमी रिसोर्सेस, समंदर, बंदरगाहों पर नहीं, वो सब एग्रीमेंट से होंगे। अगर पानी हमारे पास वो छोड़ेंगे तो हम भी उसको यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हम सिंध बलूचिस्तान का और सिंध का हम सी पोर्ट जो है उन्हीं शर्तों पे हम उन्हें इस्तेमाल करने देंगे जब वो हमें पूरा का पूरा पानी, समंदर में हमें पूरा हरा भरा पानी चाहिए। हमें सिर्फ पानी जीने के लिए और यानी खेती बाड़ी के लिए नहीं चाहिए, उसमें हमें और भी टूरिज्म की डेवलपमेंट करनी है। तो उन सबके लिए हमें पानी चाहिए। पानी वहां आएगा तो हम बाद में उसके साथ जो है हम इकोनॉमी के कोई मुआहदे कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो 10 दिन से अभी पूरा का पूरा बंदर का ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी है। अगर उनको ताकत है तो भी खोल के दिखाएं। हाँ, अगर ताकत इस्तेमाल भी करेंगे हैं भी, लेकिन फिर उसका जो रिएक्शन होगा वो भी उनको होना चाहिए। और हम यानी कि अभी बलोचों पे जो भी मुश्किल वक्त है, हम सिंधियों पे दरिया की वजह से, पश्तूओं पे, तो हमें अभी पाकिस्तान, जिस तरह से हमें दोस्त ने कहा कि पाकिस्तान अभी कमजोर पोजीशन में है, तो यकीनन जब हम और मुत्तहद होकर इस तरह से हम स्ट्रगल करेंगे तो यकीनन हम पाकिस्तान को यानी कि पंजाब को शिकस्त भी दे सकते हैं, अपनी आज़ादी भी ले सकते हैं। और आखिर में जो जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम ना सिर्फ उसकी मजम्मत करते हैं लेकिन हम उसको अपना दर्द समझते हैं, क्योंकि हम सब के सब जो हैं वो सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोग हैं। तो बड़ी मेहरबानी। फिर मजमूई तौर पे जो पाकिस्तान की रियासत है, पाकिस्तान की एजेंसियां और उससे लेकर जो फौज का जो किरदार है इनसाइड पाकिस्तान, वो वाजे किया। और फर्दर मैं दावत देता हूँ मैडम अनु को, जो कि इनसाइड यूके से हैं, आके अपने ख्यालों का इजहार करें। To all of you, and first of all, thank you very much for inviting us here. We share your sentiments with our hearts. Today we remember GM Said Sahib on the 30th anniversary of his passing, a man who stood as a beacon for Sindhi nationalism, secularism, and the cultural soul of Sindh. He envisioned a land where identity, Sufism, and freedom could thrive, and he was often silenced for doing that. His dream of Sindhu Desh still stirs in our hearts. We are here to honor his unwavering commitment to the cause, for his people and his principles. But even as we celebrate these visionaries, we are shaken by sorrow. As you all have heard, what it was just said a little while ago, what happened in Pahalgam is deeply shaken the whole Hindu community. The brutal attack on innocent Hindu tourists who had nothing to do with anything to do with the politics, or they were no part of army, they were just the mere tourists who were enjoying their families and having good time with their families in Pahalgam, and they were brutally attacked on by Pakistani-backed terrorists, and it's a stark reminder of the hatred that Pakistanis have for Hindus. These were not combatants, they were families which were cut down in the act of cowardice.
This act has established that terrorism thrives on hate, and we do not commend that at all. Today we mourn, but we also stand united for justice, for peace, and for the unbreakable spirit of our nation. And I appreciate that the Sindhi community to stand by us, which makes us stronger than fear, stronger than the bullets they've shot on us. Thank you for inviting us here. We understand your sentiments and we are here with you, and we expect you be the same with us as well. अब मैं दावत खिताब दूंगा मोहतरम सज्जाद हुसैन जो कि PMP UK से हैं, सदर हैं लंदन के। मेहरबानी आके अपने ख्यालों का इजहार करें। GM सैयद साहब के वर्सी को बना सकें। GM सैयद साहब जिनको गुलाम मुर्तज़ा सैयद के नाम से जानते हैं और आप लोग शायद साइन के नाम से, साइन जी के नाम से जानते हैं। ये ऐसी फिगर्स हैं जो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से मालूम होगा, लेकिन हम जो तारीख़ के स्टूडेंट हैं हम लोग भी कुछ इनके बारे में कोशिश करते हैं जानने समझने की। तो ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान को शुरू किया। तब से कायद-ए-आज़म के साथ ही उनमें से शुमार होता है। इनके आप ख़ानदान को देखें, इनके वालिद को तो पहले ही कत्ल कर दिया गया इनके बचपन में, 2-4 साल की एज में। तो ये ऐसे घराने से हैं, सैयद घराने से हैं। पाकिस्तान बनाने में इनका किरदार है। तो जब पाकिस्तान बन गया तो 48 में इनको सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, सिर्फ इनके नज़रियात की वजह से। भाई आपके नज़रियात हमसे नहीं मिलते, आप अलग राइट्स की क्यों बात करते हैं। तो फिर वही हुआ जो बाकी सारी कौमों के साथ हो रहा है, अफगानों के साथ हो रहा है, बलूचों के साथ हो रहा है, सिंधियों के साथ हो रहा है, बलूचों पश्तूनों के साथ, ऊपर कश्मीरियों के साथ। तो हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, सब लोग जो है वो अप्रेस नेशंस हैं, मज़लूम कौमें हैं, कि हमारी भी कहीं सुनवाई हो। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, एज ए इंसान हम सब भाई हैं, लोग हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं, किसी भी धर्म किसी भी मज़हब के लोग हैं। तो इंडो पाकिस्तान जो था ये मिक्स कल्चर के लोग थे, पहले से भी थे और अभी भी रह रहे हैं। इंडिया में लोग रह रहे हैं, कश्मीर में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन हम किसी मजहबी बुनियाद पे किसी चीज़ को हल करने के ख्वाह नहीं है। सियासी मामला हैं, एक दूसरे की ओपिनियन गलत हो सकती हैं, एक दूसरे को समझने बूझने की ज़रूरत है। ये हमारी जो रियासत है जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पे किसी न किसी तरह से उसका शिकार हैं। तो हमारा ये पैगाम आज इस मौके पे देना चाहता हूँ कि ये अपने मामलात को कोशिश करके ठीक कर लें। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है इसको बचाने के लिए। एक हिस्सा तो हमने अलग कर दिया बंगाल की सूरत में। फजल हक वो आदमी थे जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान जो है वो पेश की, और ये कहाँ पे बनी? मुस्लिम लीग, आप लोगों को पता है, बंगाल में बनी। तो जब करारदाद पाकिस्तान बनाने वाले को जब पाकिस्तान बना तो उनका जो हिस्सा था वो इंडिया में चला गया तकसीम के वक्त, तो वो पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, 48 में उनको जिला वतन वापस भेज दिया कि नहीं आपकी यहाँ पे कोई सुकून, कोई रिहाइश कोई आपको नहीं मिल सकती। वो वापस गए, वहाँ जाके उन्होंने अवामी लीग बनाई, वही अवामी लीग जो आज बांग्लादेश की हुक्मरान जमात है। तो ये सारी चीज़ें, फिर हम कहते हैं कि बंगाली कभी गद्दार हैं, कभी कहते हैं सिंधी लोग सही नहीं है, कभी हम कहते हैं कि फ़लाँ के एजेंट हैं, फ़लाँ के एजेंट हैं। हम सब लोग अप्रेस नेशन हैं। कश्मीरियों की हालत आप लोगों के सामने है। कश्मीर के नाम पे क्या खून की गोली खेली जा रही है। हम जिस जमात से, मेरा जो तारफ़ है UKPNP, आप लोगों को पता ही है, आप लोग सब जानते भी हैं कि हम हमेशा से इस मसला जिद्दोजहद के और आर्म स्ट्रगल के ख़िलाफ़ रहे हैं। इससे किसी का आज तक, किसी नेशन का, चाहे वो वेस्टर्न नेशन हो, चाहे जंग अजीम 1 हो, दूम हो, किसी भी जंग को ले लें, अमेरिका की वियतनाम से ले लें, रशिया की ले लें, अभी रिसेंटली किसी भी जगह कोई इससे बेहतरी नहीं आई। तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। कश्मीर में जो प्रोग्राम 80s 90s में हमारी रियासत ने शुरू किया जहाद के नाम पे, उसके आप रिजल्ट देख लें। 1.5 लाख लोग कश्मीर में मारे गए। अभी जो ताज़ा वाक़या हुआ पहलगाम में, ये सारी चीज़ें कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा है इनको। किसी एक बंदे की ताकत नहीं है कि ये कुछ कर सके। तो खुदा रहा अभी भी होश के नाखन लें और इन चीज़ों से अपने आप को अलग रखें। आवाम को राइट दें, आवाम की जो सलाह फलाह बहबूद के काम है उनको करने दें। रियासत को, फ़ौज को, इन चीज़ों को मिक्स अप ना करें। तो ये मेरा एक मैसेज है सब लोगों के लिए। ये जो लोग आप सामने देख रहे हैं, कुछ लोग तो मार्टर हो गए, कुछ लोग जिनका तो लाशों को पता ही नहीं चला, कुछ लोग अभी भी सलासल बंद हैं। बलूचों को देख लें, सिंधियों को देख लें। अभी कश्मीरियों के भी पहले ये नहीं था,
पहले और तरह की जुल्म ज्यादती हो रही थी। अभी हमारे कश्मीरियों को जो इस तरह की बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं, जो सुलह की बात करते हैं, जो मिल बैठ के रहने की बात करते हैं, उनको उठाया जाता है। हमारे नौजवान स्टूडेंट्स को कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर से, आज़ाद कश्मीर से लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं। हमारा कोई बंदा पिंडी इस्लामाबाद जाता है किसी पढ़ने के लिए, लोगों को घरों से उठा के लेके जाता है। ये हमारे लोग जानते हैं, तंजीमों के लोग, कि क्या हाल है हमारे कश्मीर के अंदर। आप लोगों के, हमारे और बलोचों के, पश्तूनों के सेम हालात हैं। पहले गोली से हमारा बंद किया जाता है, आवाज़ बंद की जाती है, कोई ना माने उसके ऊपर वबीला करे, बंदे को गायब कर दिया जाता है। तो ये प्लीज इस तरह से मुल्क टूटने वाला है, टूटेगा। आप लोगों ने, हमारी रियासत के लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके, बेनज़ीर से लेके, जरदारी से लेके, नवाज शरीफ से लेके, इमरान खान से लेके स्टेटमेंट्स उनकी मौजूद हैं कि हमने पश्तूनों के साथ जुल्म किया, हमने अफगानों के साथ जुल्म किया, हमने सिंधियों के साथ जुल्म किया। इनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। जब ये मानते हैं तो फिर क्यों नहीं उसके ऊपर अपनी पॉलिसी चेंज करते। आज जो लोग कल हमारे कश्मीर की तहरीक चल रही है, अभी अवामी एक्शन कमेटी के नाम से, जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनके ऊपर हमारी तहरीक चल रही है। सिमिलर तहरीकें थी बलोचिस्तान के अंदर, जब वो पानी के मांग रहे थे राइट्स, बिजली के राइट्स मांग रहे थे, गैस के राइट्स मांग रहे थे, तो आपने उन लोगों को गोली से चुप कराने की कोशिश की। आज वो लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि वो अलग मुल्क मांगने पे मजबूर हो गए, अपने ही मुल्क के खिलाफ बंदूक उठा के खड़े हो गए। तो किसने मजबूर किया उनको? कौन जिम्मेदार है इसका? तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि खुदारा इस मुल्क को जो आप लोगों ने बनाया है इसको बचा लें, और जो लोग बाकी रह रहे हैं उनको उनके राइट्स दें, ताकि खित्ते में अमन हो। वरना फिर जब आग भड़कती है तो वो फिर किसी को नहीं देखती है, वो फिर कोई शहर नहीं बचेगा, कोई जगह नहीं बचेगी, न कुछ टूटेगा, कुछ फूटेगा, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को काफ़ी मेरे ख्याल में मेहमान गेस्ट आए हुए हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा बलोच नेशनल मूवमेंट के दोस्त हसन दोस्त को कि आए अपने ख्यालों का इजहार करें। हमें इज़्ज़त बख्शा और हमें आज की इस अजीम शख्सियत जीएम सैयद की बरसी पे बुला के कुछ बोलने का मौका दिया, और साथ में तमाम मजलूम अक़वाम का जो इस मजलिस में शरीक है। मैं कुछ लिख के आया हूँ क्योंकि जीएम सैयद हो या जो हमारी मजलूम अक़वाम की जो तहरीक है, मूवमेंट है, अगर उन पे बात किया जाए तो यकीनन 1 घंटे में 2 घंटे में कवर होने वाली चीज़ें नहीं है। क्योंकि जिस चैप्टर को खोला जाए फिर वो 15, 20, 25 मिनट ज़रूर लेंगे। आज हम यहाँ साईं जीएम सैयद की बरसी के मौके पर जमा हुए हैं, जो न सिर्फ सिंध बल्कि बरसगीर की सियासत, फ़िक्री इर्तिका और कौम परस्ती के एक अजीम इस्तिआरे के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी बरसी हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करती है कि हमारा अपने इस तारीख़ी वर्षे से रिश्ता किस कदर गहरा और पुराना है। साईं जीएम सैयद की ज़िंदगी का आगाज़ ही अलमिया से हुआ। इनके वालिद का कत्ल उस वक़्त हुआ जब वो अभी 1 साल के भी न थे। यूँ हो बचपन में ही यतीम हो गए। इस कत्ल के पीछे माज ख़ानदानी तनाज़ात ही नहीं थे, बल्कि बरतानवी नवाबती पॉलिसी की वो ज़ालिमाना हिकमत अमली भी शामिल थी जिसे डिवाइड एंड रूल कहा जाता है, जिसको सियासत के मैदान में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही इसी तरह की पॉलिसी के तहत बरतानवी साम्राज्य ख़ानदानी इख्तिलाफात को बढ़ावा देता, कत्ल व गारतगिरी की राह हमवार करता और फिर मुतासरा ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर अपने शिकंजे में ले लेता। साईं जीएम सैयद का ख़ानदान भी इसी साजिश का शिकार हुआ। इनके वालिद के कत्ल के बाद अंग्रेज़ों ने इनकी जायदाद अपने कब्ज़े में ले ली और इनके ख़ानदान को एक मामूली माहाना अलाउंस पर ज़िंदा रखा गया। यूँ सैयद ख़ानदान मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों के रहम व करम पर आ गया। अगरचे बरतानवी हुकूमत ने इनकी निगरानी और तालीम का बंदोबस्त किया, लेकिन साईं जीएम सैयद ने उस माहौल में भी वो शऊर हासिल किया जो आगे चलकर एक इनकलाबी नज़रियाती बुनियाद की शक्ल में इख्तियार कर गया। अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, सिंधी और उर्दू ज़ुबानों पर उबूर ने इनकी फ़िक्री दायरे को वसअत बख्शी। साईं जीएम सैयद ने माज ज़ुबानों पर दस्तरसी हासिल नहीं की, बल्कि तारीख़, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और सियासत में गहरी दिलचस्पी पैदा की। कुदरती सलाहियतों से मालामाल साईं ने जल्द ही अंग्रेज़ों की ख्वाहिशात के बरहक्स अपनी आज़ाद सोच को परवान चढ़ाकर साम्राज्य ज़हरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। साईं जीएम सैयद ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ माज 15 बरस की उम्र में खिलाफत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया।
ये हो दौर था जब मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना महमूदुल हसन की क़यादत में रेशमी रूमाल तहरीक अपने उरूज पर थी, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक खुफिया अस्करी तंजीम थी। साईं जीएम सैयद भी इस तहरीक के सरगर्म रुकन रहे, जिस पर बरतानवी हुकूमत ने इन्हें दबाने की कई कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अंग्रेज़ों की कोशिशों, दबाव और धमकियों के बावजूद साईं जीएम सैयद ने सियासत और कौम परस्ती का रास्ता नहीं छोड़ा। ये इनकी साबित कदमी और धरती से बेपनाह मोहब्बत का नतीजा था कि वो बतदरीज एक मुकम्मल कौम परस्त रहनुमा के तौर पर दुनिया में उभरे। वक्त के साथ साईं जीएम सैयद की सियासत ने नजरियाती पुख्तगी इख्तियार की। 1930 की दहाई में उन्होंने कांग्रेस और बाद अज़ां मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, मगर जल्द ही दोनों जमातों की मरकजी क़यादत से मायूस होकर उन्होंने सिंध के लिए एक जुदागाना कौमी शनाख्त का मुकदमा पेश किया। तहरीक खिलाफत के बाद साईं जीएम सैयद ने सिंधु देश मूवमेंट की बुनियाद रखी, जो सिंध को एक खुदमुख्तार रियासत बनाने का ख्वाब लिए हुए थी। 1970 की दहाई में कायम होने वाली ये तहरीक एक मजबूत कौम परस्त बयानिया रखती है, जिसका मकसद सिंध के वसाइल, सकाफत और सियासी मुस्तकबिल पर कौमी अवाम का इख्तियार कायम करना है। आज के दौर में जब हम अपने तारीख के नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं, तो हमें साईं जीएम सैयद जैसे रहनुमाओं की नज़रियात की रोशनी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सिंध और बलूचिस्तान का तारीखी, सकाफती और सियासी रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत है। दोनों खित्ते न सिर्फ जोग्राफियाई लिहाज से करीब है, बल्कि इस्तेसाल, जबरी गुमशुदगी, सकाफती शनाख्त के मसाइल और खुद मुख्तारी के मुतालबे जैसे मुश्तरका चैलेंज से भी दो चार है। बलोच और सिंधी कौम परस्त तहरीकों के दरमियान आज जो कौमी अमहंगी और नजरियाती यकजहती नजर आती है, वो इस अमर की दलील है कि मुश्तरका जद्दोजहद इस खित्ते की बका, खुददारी और शनाख्त की जमानत है। साईं जीएम सैयद की ज़िंदगी और जद्दोजहद हमें ये सबक देती है कि ग़ुलामी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार शऊर, तालीम और गैर मुतज़लज़ल इरादा है। इनकी बरसी न सिर्फ इन्हें खराजी अकीदत पेश करने का मौका है, बल्कि अपने कौमी, सियासी और फिक्री रास्ते पर नज़रसानी का भी लम्हा है। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम इस फिक्री वर्से को ज़िंदा रखें, इसे वसअत दें और अपनी ज़मीन, अपनी तहजीब और अपनी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद को जारी रखें। साथ में तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो आज इस महफिल में मौजूद है, और साथ में GSN मूवमेंट के दोस्तों का जो इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। थैंक यू। वालेकुम, असर बखैर। लेट आने के लिए माजरत चाहता हूँ, शुक्रिया बहुत ज़्यादा इन्विटेशन का। पश्तो में एक शेर है, कहते हैं रवाखल ब्याद इनकलाब सर निशानुना नंग्यालो ज़ालमो दा खाउरा इनकलाब वाड़ी दा आज़ाद इनकलाब। इसका मतलब ये है कि ए बागैरत जवानों उठा ले इनकलाब के झंडे, आज़ादी के इनकलाब के झंडे। एक्चुअली अगर थोड़ा से पीछे जाए हम, तो गफ़ार खान की एक किताब में लिखा हुआ था कि अच्छा ये जिना जो था ये तो यहाँ से भेजा गया था, मतलब एक फ़ौरन बंदा, मतलब बहुत थोड़े अरसे में पार्लियामेंट तक पहुँचना और मेंबर, कांग्रेस के मेंबर बनना, ज़ाहिर है वो पीछे से कुछ सोर्स था जो उसको वहाँ तक ले गया एक ख़ास बरनामे के तहत। अच्छा, गफ़ार खान ने किताब में लिखा हुआ था कि आखिरी टाइम पे मैं और गांधी जिना के पास गए और उज़्र किए कि इस मुल्क को टुकड़े ना करना, इस मुल्क की टुकड़े ना करना, इसको एक मुल्क रहने दे। इवन उन्होंने कोट किया था इकबाल का कि इकबाल ने कभी अलग मुल्क नहीं मांगा है, उन्होंने मांगा था तो सिर्फ एक शोबा मांगा था मुसलमानों के लिए, नहीं अलग मुल्क। तो जिन्ना ने आखिर में कहा कि मैं अंडर ऑर्डर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता और मैं हुक्म है मुझ पर और मैं मजबूर हूँ। तो हो गया। बहरसूरत मैं सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। एक ये कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने 1970 से, मतलब 55 साल हो गया, अफ़गानिस्तान में डायरेक्ट एंट्रेंस शुरू किया है। उनके जो पहले एक तरह के नौकर थे, वो सो कॉल मुजाहिदीन, आपने नाम सुना होगा, गुलबुद्दीन और अहमद शाह मसूद और ये लोग थे।
इन्होंने 1970s में इनके साथ काम किया ISI ने, और 1973 में ये लोग वहाँ भाग गए और ISI ने उनको ट्रेनिंग दी और वापस भेजा और लड़ाई शुरू हो गई। ये रशियन के आने से काफ़ी अर्सा, तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है। और उसके बाद जब रशिया आया तो जिहाद के नाम पे और इस्लाम ख़तर में है अफ़गानिस्तान के नाम पे इस्लाम इस बात पे लड़ाई शुरू हुई है। और इस लड़ाई जो अभी तक जारी है, मतलब अफ़गानिस्तान की लड़ाई जो बिल्कुल फेस टू फेस और बंदूक के साथ लड़ाई शुरू हुई, ये 1978 में था। तो 1978 से लेकर अब तक ये लड़ाई जारी है। फॉर्चुनेटली मैं कहूँ कि अफ़गानिस्तान के लोग जो है इस बात को समझते हैं। वही मुजाहिदीन जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, इनके काफ़ी सारे जो है वीडियोस है कि उसमें लिखा हुआ है कि जंग अफ़गानिस्तान दफ़ाई पाकिस्तान। वो मुजाहिदीन लोग अब समझते हैं। ये जो कल परसों वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि हम 30 साल से जो है वो अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, ये 30 साल नहीं है, ये आजकल हकीकत में 50 साल से 1978 से इन्होंने जो है वो मुस्तकीम जंग शुरू किया है। और 1992 में उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। 1992 से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में है, चाहे वो करज़ाई हो, चाहे वो अशरफ गनी हो, चाहे वो मुल्ला उमर हो या रब्बानी हो, या अब जो है ये मुलाहिबत है इसके नाम पे। बहुत से लोगों ने बहुत से तलाश की है कि जो है पाकिस्तान से जान छुड़ाए, मगर नहीं हो सका। जो भी बंदा, मैं UK 2021 में आया हूँ, जो भी बंदा आज़ादी या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है अफ़गानिस्तान में, तो वो उसको मरवा दिया जाता है। बहुत से लोग हैं, मतलब डॉक्टर नजीब का नाम सुना होगा आपने, जो एक लीडर था, उसकी तरह हज़ारों लोग। और मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम आज़ाद सिंध चाहते हैं, अगर हम आज़ाद बलूचिस्तान चाहते हैं, अगर हम आज़ाद पख्तूनिस्तान चाहते हैं, तो ये बातों से, और जिस तरह ब्रिटिश के टाइम पे वो गांधी ने किया था एक सुलह आमेज़ हरकत, उससे नहीं होगा, उससे 1000 साल में भी नहीं होगा। वो सिर्फ एक टाइम का ज़िया है और रिसोर्सेज के जो है वो वेस्ट है। अगर हम हकीकत में चाहते हैं कि आज़ादी हासिल करें, तो हमें ज़ोर से हासिल करना होगा और ज़ोर से उसको कायम और मजबूत करना होगा। दुनिया में कोई भी कौम नहीं है जो उज़्र पे, जो रिक्वेस्ट पे आज़ादी ले ले और उसको रिक्वेस्ट पे और उज़्र पे उसको बरकरार रखे। नहीं, आज़ादी ज़ोर से और बंदूक से लिया जाता है और ज़ोर से और बंदूक से उसको रखा जाता है। उज़्र पे, जारी पे, रिक्वेस्ट पे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सिर्फ, आपका मकसद ये है कि हम सिर्फ ये सिविलाइज्ड मूवमेंट हो और एक सिर्फ आवाज़ उठा ले, तो इनसे कुछ भी नहीं होगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इन चीज़ों पे अपना टाइम और अपना रिसोर्सेज बर्बाद ना करें। अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो दिल से, तो आपको उस तरह सोचना होगा। हम आज़ादी अपने बंदूक से लेंगे और आप बंदूक से उसको बरकरार रखेंगे। शुक्रिया। मैं चेयरमैन GSN फ्रीडम मूवमेंट सोहेल अबड़ो आके जो है जंग जंग जंगा पंजाब तो सा जंगा पलीत पैर कर परे ही धरती मुंहिंजो नंगा ई सिंधड़ी मुंहिंजो नंगा। दोस्तों, साथियों, जिए सिंधु देश, जिए साईं जीएम साहब। अरसा दराज कोई भी आवाज़ नहीं है, सूली सजाओ हम हैं इस दौर के मंसूर। मोहतरम साथियों, दोस्तों, मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने मसरूफ़ ज़िंदगी से कीमती लम्हे निकाल कर हमारे अजीम रहबर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैं बलोच भाइयों का
साथियों का, पख्तून दोस्तों का, कश्मीरी दोस्तों का और जितनी अप्रेस नेशंस यहाँ पे आई हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो खुद भी इसी जुल्म और जबर का शिकार हैं, जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। साथ ही में मैं अपने सिंध के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कौमी मफाद को समझते हुए इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। मेरे अजीज दोस्तों, हमने ये प्रोग्राम साईं जीएम सैयद को याद करने और सिंधु देश का मुकदमा उजागर करने के लिए मुनक्किद किया है। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि 1843 में अंग्रेज़ों के सिंध पर हमले से कबल सिंध एक आज़ाद रियासत थी। 1843 से 1848 तक गवर्नर सर चार्ल्स नेपियर के दौर में सिंध की अलहदा हैसियत बरकरार रही, लेकिन 1848 में सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया। इस इक़दाम के खिलाफ तहरीक चली, हम इसे सिंध को बम्बई से आज़ादी की तहरीक कहते हैं, जो कि 1935 के ऑल इंडिया एक्ट की मंजूरी के बाद 1936 में सिंध को दोबारा अलग सूबे बनाए जाने पर कामयाब हुई। मैं आवाज़ बुलंद करके कहना चाहता हूँ ताकि मेरे सच की गूंज पंजाबिस्तान के ऐवानों की दीवारों पर भी कांप उठे। मैं एक आज़ादी पसंद इंसान हूँ और सिंधी कौम के एक हकीकी नुमाइंदे की हैसियत से इस फाशिस्ट रियासत पाकिस्तान से खुलेआम बेजारी का ऐलान करता हूँ, जो हमारी ज़मीन से तो प्यार करता है मगर हमारे लोगों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों, हम सिंधी एक कदीम तहजीब के वारिस हैं। हमारा जिक्र कदीम हिंदू सहीफों यानी वेदों में भी मिलता है और महाभारत में भी। राजा जयद्रथ जो कौरों का बेनोई था, दरअसल सिंधु राज जयद्रथ था। हम तारीखी लिहाज से हजारों साल से अपने वतन के नाम पर पहचाने जाते हैं। हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, हमारा तहजीब और वो मुकद्दस दरिया सिंधु जिसकी वजह से हमें सिंधी कहा जाता है, ये सब हमारी शनाख्त की जड़ें हैं। मोहतरम सामीन, जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ हैं, जदीद सिंधी कौम परस्त नजरिए के बानी साईं जीएम सैयद की आज बरसी है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आपको उनके सियासी ज़िंदगी का मुख्तसर मगर जामे खाका पेश करूँ। 27 अप्रैल 1921 को जब महात्मा गांधी सिंध के दौरे पर आए तो सन रेलवे स्टेशन पर इनकी मुलाकात साईं जीएम सैयद से हुई। इस मुलाकात में महात्मा गांधी जी ने साईं जीएम सैयद को खादी पहनने की तजवीज़ दी, जिस पर साईं जीएम सैयद ने फौरी अमल किया। ये वो वक्त था जब साईं अभी नाबालिग थे और इनकी आबाई ज़मीन और जायदाद कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के तहवील में थी, जहाँ से इन्हें माहाना वजीफ़ा मिलता था जिससे घर का खर्च चलता था। इस मुलाकात के बाद साईं ने कम उम्री में ही सियासत में फाल हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सिंध के इस वक्त के कमिश्नर सर थॉम्स ने इन्हें कोटड़ी तलब करके कहा, जिस तहरीक में आप शरीक हो रहे हैं वो ताज बरतानिया के खिलाफ है।
लिहाजा अपना किबला दुरुस्त करें वरना परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन साईं जीएम सैयद ने अंग्रेज हुकाम को साफ जवाब दिया और अपनी सियासी सरगर्मियां बिलखौफ जारी रखी। 1930 में साईं जीएम सैयद ने जमशेद नसरवांजी मेहता के साथ मिलकर हारी कमेटी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद टेनेंसी एक्ट की बहाली और बटाई यानी आधी पैदावार किसान को देना जैसे कवानीन का नफाज था। 1931 में साईं जीएम सैयद की मुलाकात खान अब्दुल गफ्फार खान से हुई। साईं के मुताबिक खान साहब पख्तूनों के सच्चे लीडर थे और इनके सियासी नजरे और जद्दोजहद से मुतासर होकर 1933 में साईं जीएम सैयद ने सिंध पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जिसके लीडर सर शाहनवाज भुट्टो, डिप्टी लीडर खान अब्दुल गफ्फार, अल्लाह बख्श और मीरा मोहम्मद शाह को मुकर्रर किया गया। 1936 में साईं जीएम सैयद ने सिंध इत्तेहाद पार्टी कायम की, जो कि पंजाब के यूनिसेट पार्टी के तर्ज पर एक गैर फिरकवाना सियासी जमात थी। इसके सदर अब्दुल्ला हारून बने। 1937 के सूबाई इंतखाबात में इस पार्टी ने 60 में से 34 सीटें जीती, जबकि बाकी नशस्तें कांग्रेस, आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जमातों में तकसीम हुई। इखलाकन हुकूमत सिंध इत्तेहाद पार्टी को बनानी चाहिए थी, मगर अंग्रेज़ों ने आज़ाद उम्मीदवार खरीद करके मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत दे दी और साईं जीएम सैयद को अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ा। ये वही सियासी चालें थी जो आज भी पाकिस्तान में दोहराई जाती हैं। मैं यहाँ साईं जीएम सैयद का एक खत पेश करना चाहता हूँ, जो इन्होंने इस वक्त की कांग्रेस सिंध के सदर चौधराम गदवानी को लिखा। ये आपकी खिदमत में तीसरा खत है और ये कांग्रेस ही है जिससे मैंने सूबे सिंध का रोशन मुस्तकबिल वाबस्ता किया है। अगर आज मैं इस जमात की मुखालफत पर आमादा हूँ तो मकसद सिर्फ इतना है कि ये राह रास्त पर आ जाए। कांग्रेस में हर आम और खास के लिए यकसा मुकाम होना चाहिए, ना कि चंद सरमादारों को जागीर बन जाए। मैं चाहता हूँ कि ये तंजीम शख्सी और असर रसूख और गुरोही मफादात से बुलंद हो। ये खत मैंने आपको तंग करने के लिए नहीं लिखा, खुदा आपको समझ दे कि हकीकतों से रोशनास हो सके। 2 अगस्त 1938 को सरदार पटेल और अबू कलाम आज़ाद, जो इस वक्त ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सदर थे, सिंध आए और साईं जीएम सैयद से मुलाकात हुई। इन्होंने साईं जीएम सैयद की बातें सुनी मगर कोई खास जवाब नहीं दिया। इसी साल अक्टूबर 1938 में साईं जीएम सैयद की जिना से मुलाकात हुई और इसी साल वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के इजलास में भारत छोड़ो तहरीक क्विट इंडिया मूवमेंट के करारदाद मंजूर हुई। जिना साहब ने इस तहरीक की मुखालफत की और तासुर दिया कि ये हिंदुओं की एक साजिश है जो मुसलमानों के खिलाफ है। यहीं से साईं जीएम सैयद और जिना के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। जिना साहब ने 4 बार कहा कि हम साथ नहीं चल सकते और बार बार साईं से कहा कि मुझे कबूल है। साईं जीएम सैयद ने उनसे कहा कि मुझे कबूल है, मगर जिना हमेशा बहस से पहले महफिल छोड़ जाते। साईं के मुताबिक जिना एक आमराना रवैया रखते थे, अपने फैसले सुनाकर चले जाते थे और अगर कोई मुखालफत करता तो वो नाराज हो जाते। 16 अगस्त 1942 को बम्बई में मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जहां क्विट इंडिया करारदाद की मुखालफत में वाइसराय से मुआहदा किया गया।
साईं जीएम सैयद ने इसकी मुखालफत करते हुए ये गलत है क्योंकि कांग्रेस अंग्रेज़ों को भारत से निकालना चाहते हैं, ना कि मुसलमानों को। इस पर जिन्ना ने गुस्से में कहा, मैं कांग्रेस से कोई समझौता करने को तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सिंधु देश और आज़ाद बलूचिस्तान की आज़ादी की बात पर गुस्से में आ जाते हैं। 3 मार्च 1943 को सिंध असेंबली में पाकिस्तान के क़याम के हक में करारदाद मंजूर हुई, जहां साईं जीएम सैयद ने तकरीर करते हुए सूबाई खुद मुख्तियारी का मुतालबा किया। 25 जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। साईं जीएम सैयद को हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत के लिए बुलाया गया। मिस्टर आसिफ और पंडित JB पंत ने साईं से दरखास्त की कि जिना रुकावट बन रहे हैं, आप इनसे बात करें, क्योंकि अबूरी हुकूमत में मुसलमानों और हिंदुओं को बराबरी की नुमाइंदगी दी जानी थी, मगर जिना वज़्ज़त थे कि सिर्फ मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। साईं के मुताबिक जिना बराह रास्त वाइसराय से हिदायत लेते थे और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को इसकी खबर नहीं होती थी, जो कि मायूस कुन बात थी। जब साईं जीएम सैयद ने जिना को कांग्रेस से मुफाहमत की तजवीज़ दी तो जिना गुस्से से कहा, सैयद साहब आप हद से बढ़ रहे हैं। साईं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग और एक्शन कमेटी की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया और 21 जून 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग से हटकर अपने उम्मीदवार खड़े किए। इन्हें गद्दार इस्लाम जैसे लक़बात से नवाजा गया और मुस्लिम लीग से निकाल दिया गया, जिसके लिए वो पहले से ही तैयार थे। पाकिस्तान आखिरकार वजूद में आया, मगर इसके पीछे जिन्ना की चालाकियां और अंग्रेज़ों की साजिशें थी, जबकि कांग्रेस तकसीम हिंद के खिलाफ थी। लॉर्ड्स माउंटबेटन के सामने जिन्ना ने कहा, मुझे माचिस की डिबिया जितना भी इलाका दे दें, मगर पाकिस्तान बना कर दें। पहले भी हिंदू मुस्लिम फसादात हो चुके थे, लिहाजा इस बार अंग्रेज़ों ने समझा कि तकसीम ही वाहिद हल है और यूं पाकिस्तान बना दिया गया। साईं जीएम सैयद के मुताबिक अगर आप जिन्ना की नीयत को समझना चाहते हैं तो किताब तहरीक पाकिस्तान का एक बाग मुसन्निफ मोहम्मद सिंधा के सफ़ा 66 और 67 और 66 और 67 पर मुलाहिज़ा है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया वंस फ्रीडम में लिखा है, पाकिस्तान का नाम भी मेरी ज़बान से नहीं उतरता। ये क्या कि दुनिया का एक हिस्सा पाक और दूसरा नापाक, लिहाजा मैं कहता हूँ नापाक कुछ नहीं होता। कपड़े भी धोने से पाक हो जाते हैं, मगर नीयतें, रियासत पाकिस्तान की नीयत पहले से ही नापाक थी। ऐसी नीयत को पाक करने के लिए कोई साबुन या सर्फ मैसर नहीं, सिवाय एक इलाज के हम अपना प्यारा वतन इन दरिंदों से आज़ाद करवाएं। इन लोगों ने कुरान और शरीयत के नाम लेकर हमेशा अवाम को धोखा दिया है। हमसे धोखा हुआ है, बलूचिस्तान से धोखा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा से धोखा हुआ है, कश्मीरियों, गिलगितियों, सिराइकियों से धोखा हुआ है। ये रियासत निज़ाम इस्लाम के तहत सबके हुकूक देगी, पर आज भी कहते हैं कि ये रियासत कलमे की नाम पर बनी है। हो सकता है बनी हो, मगर चलाई तो गैर इस्लामी रवैये से जा रही है। ये पंजाबी एक ज़हर कातिल हैं जो दीन इस्लाम को इस्तेमाल करके दुनिया का अमन बर्बाद कर रहा है। पंजाबियों ने
पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक हर मोहसिन का गला काटा है, इंसानी हुकूक पामाल किए हैं और दीन के नाम पर अवाम को मुसलसल धोखा दिया है। कौन ऐसा शख्स है जिसे सच बोलने की सज़ा ना मिली हो? जिस दिन पाकिस्तान बना इसी दिन हमारा वतन हमसे छीन लिया गया। हमारा माल, हमारी शनाख्त, हमारे ख्वाब सब इस्लाम के जाली ठेकेदारों के हाथ में चले गए। हमें इसी तरह महसूस करवाया गया जैसे हमारी कोई ज़मीन ही नहीं, हमारे अपने देश से कोई नाता ही नहीं। 1940 की करारदाद पाकिस्तान खुद मुख्तियार रियासत सिंध का वादा था, मगर हमें धोखा दिया गया। इधर बंगाल में शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार करार दिया गया और उधर जीएम सैयद को दुश्मन पाकिस्तान कहा गया। अब भी वो कहते हैं कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और पंजाब सबका बड़ा भाई है, तो फिर इस्लाम के असल विरासत रखने वाले अरब ममालिक आपको भाई क्यों नहीं मानते? वो आपको इमदाद पर क्यों चलाते हैं? और आपने काबे पर भी गोलियां चलाई, ये कौन सी मुसलमानियत है? और आज भी इसराइल को ये तस्लीम करके बैठे हैं। दुनिया आपके किरदार से खूब वाकिफ है। ये मुजालिम, ये मावरा अदालत कत्ल, ये जबरी गुमशुदगियाँ, ये सब कुछ रियासत पाकिस्तान की बदनीयत का अक्कास है। साईं जीएम सैयद ने आज़ादी का ऐलान किया और आज सिंध का बच्चा बच्चा इस लाल कुलाड़ी वाले परचम को सीने से लगाए हुए है। जून 1948 में हमारे रहबर साईं जीएम सैयद को पहली बार अपने ही शहर सन में 3 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया और पंजाबी हुक्मरानों का रवैया आज भी वैसा ही है। बस फ़र्क ये है कि अब हमारे लोगों को शहरों से हटकर टार्चर सेल्स और छावनियों में रखा जाता है, जहां इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर लाशें हमें वापस दी जाती हैं। ये लोग 14 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं और हम इसी दिन को अपनी कौम के लिए काला दिन समझकर मनाते हैं। आज सिंध के वसाइल कोयला, गैस, तेल, पेट्रोल, मादनियात सब पंजाब ले जा रहा है। हमारा कराची पोर्ट पूरी दुनिया से तिजारत करता है, मगर इसकी आमदनी भी पंजाब को जाती है। लाड़काना समेत पूरी सिंध की सनतों को तबाह कर दिया गया है। कराची में गैंगवार और दहशतगर्दी फैलाई गई है, जिसके बाद पूरी सनतें तबाह हुईं और कारोबार फैसलाबाद और दीगर पंजाब के शहरों में मुंतकिल कर दिया गया। अब हमारे पास सिर्फ ज़रई ज़मीन और दरिया सिंध बाकी है, जिस पर भी कब्ज़ा करने के लिए 6 नहरें निकाली जा रही हैं। पूरा सिंध आज सरापा एहतजाज है। पूरी सिंधी कौम आज रोडों पे है। पूरी सिंध ने 10 दिन से पंजाब के आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं और उनकी ये हालत हुई है कि ये सिंध, बलोचिस्तान, पश्तूनख्वा के वसीलों पे चलने वाला मुल्क आज पेट्रोल के लिए भी वहाँ से 10 दिनों में इनको पता चल गया है कि ये लोगों को भी पता चल गया है कि सारी मादनियात सब वसीले मजलूम कौमों के हैं। अब बंद हुए हैं रोड, तो जो है वो पेट्रोल के लिए ही पंजाब परेशान है। सिंधी कौम ने सिंध से पंजाब जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे पंजाब में पेट्रोल की किल्लत हो चुकी है। मगर फिर भी पंजाब अपनी कॉलोनियल ज़हनियत के तहत पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करके हमारी कौम को तकसीम करने की कोशिश में लगा हुआ है। लिहाजा मैं आज सबके सामने वाज़े ऐलान करता हूँ, हम रियासत पाकिस्तान को नहीं मानते। हम आज़ाद सिंधु देश के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हम बलोचिस्तान और दीगर मजलूम अक़वाम के साथ लेकर चलेंगे। वक्त आने पर बताएंगे तुम्हें ये आसमां, अब से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है।
जिए सिंधु देश जिए साईं।